काला और सफेद जादुई दो चांद। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उस जादूगर के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई चांद घर थे। जादूगर दोनों जादुई चांद घर का इस्तेमाल करके हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक जादूगर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे मरने का समय नजदीक आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगर दम तोड़ देता है। जादूगर के मरने के बाद सफेद चांद को बहुत दुख होता है, लेकिन काला चांद खुशी से नाचने लगता है। देखो, हमारे मालिक का हुक्म याद रखना। हमें हमेशा गरीब लोगों की सहायता करनी है। ये बुढ़ा मर गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आज से मैं दूसरों को परेशान करूंगा। इसमें मुझे बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन दो गरीब औरतें उन दोनों से मदद मांगने आती है। कल रात तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मुझ पर दया करके कुछ पैसे दे दो। हाँ, मुझे भी कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सकूं। देखो बहनों, मैं तो सिर्फ अनाज प्रकट करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन ये काला चांद घर जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी। जो औरत जीतेगी मैं उसे मालामाल कर दूंगा। दोनों औरतों के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों काले चांद को खुश करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। दोनों औरतों को लड़ते देख काला चांद घर बहुत खुश होता है। देखो, ये सब गलत बात है। तुम इन मासूम औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं बहुत बुरा बन गया हूँ। बुरे काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे लड़ाई का मजा लेने दे। देखते ही देखते दोनों औरतें बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे, तुम दोनों तो घायल होकर गिर पड़ी। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। काले चांद की धोखेबाजी से दोनों औरतों को बहुत दुख होता है और वो दोनों रोती हुई वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सफेद चांद घर उन दोनों औरतों को 2 अनाज की बोरियां दे देता है। फिर वो दोनों औरतें सफेद चांद घर का शुक्रिया कर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान लड़की को लेकर वहाँ आता है। सुनो, एक दुर्घटना में मेरी बेटी का पैर पूरी तरह घायल हो गया है। मैं इसका ऑपरेशन करवा कर इसे ठीक करना चाहता हूँ, वरना इसकी शादी टूट जाएगी। दया करके मुझे कुछ पैसे दे दो। सुन बुड्ढे, अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझे मेरे सामने डांस करके दिखाना होगा, उसके बाद ही मैं तुझे पैसे दूंगा। मजबूर होकर बूढ़ा आदमी वहाँ डांस करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में थकान के मारे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। पिताजी, आपको क्या हो गया? पिताजी, उठिए पिताजी। सुन लड़की, तेरे बाप को तो बिल्कुल डांस करना नहीं आता, इसलिए अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। चल अपने बाप को उठा और निकल जा यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो। देख लेना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वो लड़की अपने पिता को उठाकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल के पास वाले गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिस वजह से लोगों के घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं। वो सभी लोग मदद के लिए दोनों चांद घर के पास आते हैं। हमारी मदद करो, भूकंप की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया है। हम पर दया करो। देखो, तुम सबको इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देख मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम लोगों की मजबूरी देखकर खूब हंसूंगा। ऐसा मत कहो, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। ये देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर तो दया करो। बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये काला चांद बहुत बुरा है, ये कभी किसी की मदद नहीं करता। तुम सब बेकार में इससे बहस मत करो। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ढेर सारा अनाज दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम सबकी भूख शांत हो जाएगी। उसके बाद सफेद चांद घर का दरवाजा खुल जाता है
और सभी गांव वाले घर के अंदर जाकर ढेर सारे अनाज की बोरियां ले लेते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद चांद को दुआ और काले चांद को बद्दुआ देकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में तेज तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक था कि वो दोनों चांद अपनी जगह से लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचते हैं। दोनों चांद पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ती है। अरे वो देखो, दोनों चांद घर खाई की तरफ गिरने वाले हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। सभी लोग उन दोनों को बचाने पहुंच जाते हैं। देखो, ये सफेद चांद घर बहुत अच्छा है, ये हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसलिए हम सिर्फ इसे ही बचाएंगे। उसके बाद सभी लोग सफेद चांद घर पर रस्सी बांधकर उसे खींचते हुए पहाड़ी की चोटी से दूर ले जाते हैं। अरे तुम सबने उसे तो बचा लिया, अब मुझे भी बचाओ, वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा। तू बहुत बुरा और दुष्ट चांद है, तूने हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाने वाले। फिर सभी गांव वाले उस काले चांद को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। आ! खाई में गिरते ही उस काले चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह उस दुष्ट चांद घर का अंत हो जाता है। जादुई लाल लहंगे वाली परी। राधेपुर नाम के गांव में इशिता अपनी मौसी के साथ रहती थी। इशिता और उसकी मौसी अंजलि दोनों ही बहुत अच्छे थे। अंजलि झाड़ू पोछा का काम करती थी। अंजलि इशिता को किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी और उसे गांव के अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। एक बार की बात है, अंजलि अपनी मालकिन के घर में बर्तन धो रही होती है। तभी उसकी मालकिन आती है। अंजलि, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए तुझे ज्यादा काम करना होगा। और हाँ, तो जन्मदिन की पार्टी में इशिता को भी बुला ले। ठीक है, मैं इशिता को फोन करके बोल देती हूँ। अंजलि उसी वक्त इशिता को फोन करती है। इशिता, आज मालकिन की बेटी की जन्मदिन है, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत काम है। और हाँ, जन्मदिन की पार्टी में मालकिन ने तुझे भी आने के लिए कहा है, इसलिए 7 बजे तक यहाँ आ जाइयो। शाम को इशिता मालकिन के घर जन्मदिन पार्टी में जाती है। अंजलि और इशिता जन्मदिन की पार्टी में बहुत ही मजे करते हैं। अरे वाह मौसी, यहाँ की तैयारी तो कितनी अच्छी है। अच्छी तो होनी ही है, मालकिन की इकलौती बेटी का जन्मदिन जो है। वैसे जब आपने मुझे फोन पर ये बोला था कि मालकिन की बेटी की जन्मदिन में आना है, तब ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जन्मदिन किसे कहते हैं। आपने तो मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाया है। मेरा जन्मदिन कब आता है मौसी? जन्मदिन मनाना हमारी किस्मत में नहीं है। हम लोग तो 3 वक्त का खाना और स्कूल की फीस भर दें, यही बहुत बड़ी बात है। ये सब बड़े लोगों के लिए होता है, ना कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए। ऐसा क्यों है मौसी? हम भी तो इनकी तरह इंसान हैं, फिर भी ये लोग अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। अंजलि किसी तरह इशिता को समझाती है और उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। इशिता के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसी दिन रात को इशिता अपने सपने में देखती है कि उसका भी मालकिन की बेटी की तरह जन्मदिन मनाया जा रहा है। इशिता सपने में ही खुश होकर हंसने लगती है। इशिता की हंसने की आवाज सुनकर अंजलि की नींद खुल जाती है। क्या हो गया इसे? न जाने सपने में ऐसा क्या देख रही है जो इतना खुश हो रही है। उसके बाद अंजलि इशिता को नींद से उठाती है। ऐसा क्या सपने में देख रही थी जो इतना खुश हो रही थी? मौसी, मैंने सपने में देखा कि मेरा जन्मदिन भी मालकिन की बेटी की तरह मनाया जा रहा है। लगता है ये मेरा सपना सच होगा। तेरे दिमाग से ये सारी बातें गई नहीं है क्या? चल सो जा, कल सुबह स्कूल भी जाना है। उसके बाद अंजलि इशिता को सुला देती है। बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन इशिता के दिमाग से ये बात नहीं जाती है। कुछ दिनों बाद इशिता फिर से अंजलि से कहती है, मौसी, आपने बताया नहीं मेरा जन्मदिन कब आता है? तू जन्मदिन के पीछे पागल हो गई है। पढ़ाई पर ध्यान दे। कुछ दिनों से देख रही हूँ पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। मैंने बोला ना, जन्मदिन हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। तेरे दिमाग में ये बात नहीं जाती है क्या? चुपचाप से जा पढ़ाई कर, और आज के बाद कभी भी मेरे से इस बारे में पूछ मत लियो। उस दिन अंजलि इशिता को डांट देती है, इसलिए इशिता रोते हुए घर से बाहर आ जाती है। आज मौसी ने पहली बार मुझे डांटा। ये मुझे जंगल जाने से मना करती है ना, लेकिन फिर भी मैं आज जंगल जरूर जाऊंगी।
इतना बोलकर इशिता जंगल चली जाती है। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर इशिता रोने लगती है। क्यों ये मौसी हमेशा क्यों बोलती रहती है कि जन्मदिन हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है? क्यों भगवान अमीरों के ही सारे शौक पूरे करते हैं? हम गरीब हैं तो हमारे भी शौक हैं। अमीरों को जो पहनना होता है पहन लेते हैं। हमारे पास 3 कपड़ों से ज्यादा कपड़े भी नहीं होते। ये भेदभाव क्यों? अमीरों को ही खुश रहने का हक है, हमें नहीं। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है। इशिता को रोते हुए देख परी उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ? तुम इतने घने जंगल में अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? घर जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। मेरी मम्मी नहीं है। कोई तो होगा। हाँ, मेरी मौसी है, लेकिन आज उन्होंने मुझे डांटा, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारी मौसी ने तुम्हें क्यों डांटा? वो कहती है कि जन्मदिन सिर्फ अमीर लोग मना सकते हैं, लेकिन मैं भी अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया कि मेरा जन्मदिन कब आता है, इसलिए आज मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तो क्या हो गया? जो प्यार करता है वही तो डांटता है। तुम्हारी मौसी तुम्हें प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि एक बात को लेकर तुम उदास रहो, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांटा। लेकिन परी, हम भी अमीरों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती हैं? हम उनकी तरह जन्मदिन क्यों नहीं मना सकती हैं? अरे तुम उदास मत हो, तुम्हारी ये परेशानी मैं चुटकियों में दूर कर दूंगी। इतना बोलकर परी वहाँ पर एक सुंदर सा लाल लहंगा प्रकट करती है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये लहंगा बहुत सुंदर है, लेकिन ये कोई मामूली लहंगा नहीं है। तुम इस जादुई लहंगे से जो भी मांगोगी ये तुम्हें देगी, पर हाँ, तुम इसे कभी पहनना मत, वरना ये विपरीत असर करेगी। इशिता परी की बात समझ जाती है और उन्हें धन्यवाद करके जादुई लाल लहंगा वहाँ से लेकर चली जाती है। इशिता लहंगे को घर में रखती है और अपने मन में सोचती है, मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे मुझे पता चल जाए कि ये लहंगा सच में जादुई है और मेरी सारी बात मानती है। इशिता थोड़ी देर तक सोचती है और उसके बाद बोलती है, जादुई लहंगा, मेरी इस झोपड़ी को एक अच्छे घर में बदल दो। इशिता के इतना कहते ही उसकी झोपड़ी एक बड़े से आलीशान घर में बदल जाती है। उस घर के अंदर महंगे महंगे सामान रखे हुए थे। इशिता बहुत खुश होती है। तभी थोड़ी देर बाद अंजलि घर आती है, लेकिन उसे अपनी झोपड़ी की जगह आलीशान घर नजर आता है। यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, लगता है मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ। नहीं, यहाँ तो मेरी झोपड़ी ही थी, लेकिन मेरी झोपड़ी की जगह इतना आलीशान घर कैसे आया? अंजलि बाहर खड़े होकर परेशानी से सोचने लगती है। तभी इशिता खिड़की से अंजलि को बाहर खड़े हुए देखती है और बोलती है, मौसी, अंदर आ जाओ। अरे ये किसके घर में बैठी है तू? ये हमारा ही घर है मौसी, अंदर आओ, आपको सारी बात बताती हूँ। अंजलि घर के अंदर जाती है और उसके बाद इशिता जादुई लाल लहंगे के बारे में अंजलि को बताती है। ये जानकर अंजलि भी बहुत खुश होती है। अब आपको किसी के घर में झाड़ू पोछा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जादुई लहंगे से बहुत सारे पैसे लूंगी, उसके बाद हम अपना एक बड़ा सा दुकान खोलेंगे। हाँ, ये तूने बिल्कुल सही सोचा है। वैसे मौसी, अब तो हम भी गरीब नहीं रहे, इसलिए अब आप मुझे बता सकती हो कि मेरा जन्मदिन कब आता है? अंजलि हंसने लगती है और इशिता को बताती है, तेरा जन्मदिन अगले हफ्ते ही है। तेरे दिल की वजह से मैंने सोचा था कि इस बार तेरे जन्मदिन में छोटी सी पार्टी रखूंगी, लेकिन अब तो मालकिन की बेटी की तरह बड़ी पार्टी रख सकती है। अरे वाह, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मौसी, मैं अपने जन्मदिन पर गरीब लोगों में पैसे बांटूंगी। एक हफ्ते बाद इशिता का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन सुबह तैयार होकर इशिता गरीब लोगों में पैसे बांटने जाती है। उसके बाद इशिता अपने गांव की कुछ सहेलियों को अपने जन्मदिन पार्टी में बुलाती है। उसकी सहेलियां शाम को जन्मदिन पार्टी में आती हैं और तैयारियां देख हैरान रह जाती हैं। उसकी सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। अरे मीनू, आखिर इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? ये तो बहुत गरीब थी ना। सही कह रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसे कुछ ही दिनों में इतनी अमीर हो जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। इतना सोचकर वो सब इशिता के कमरे में जाते हैं और इशिता को जादुई लहंगे से पैसे मांगते हुए देख लेती हैं। अच्छा, तो ये सब जादुई लहंगे का कमाल है। चल रिंकी, हम इसका जादुई लहंगा चुरा लेते हैं।
जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों चुपके से इशिता के कमरे में आती हैं और लहंगा चुराकर वहाँ से चली जाती हैं। मीनू लहंगा लेकर अपने घर जाती है और रिंकी भी उसके साथ जाती है। मीनू जादुई लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगे? मुझे और रिंकी को बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके इतना कहते ही जादुई लहंगा अपना विपरीत असर दिखाती है और दोनों सहेलियों के बाल सफेद कर देती है। उसके बाद जादुई लहंगे में से आवाज आती है, बेवकूफ लड़कियों, परी मुझे इशिता को देकर गई थी, इसलिए मैं सिर्फ उसकी मदद करूंगी। ऊपर से तुम्हें इतना भी पता नहीं था कि जो भी मुझे पहनकर कुछ मांगता है तो मैं बिल्कुल विपरीत असर करती हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें बालों से बुढ़िया बना दिया है, लेकिन आज के बाद फिर से तुमने मुझे चोरी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूंगी। उसके बाद जादुई लहंगा हवा में उड़ते हुए इशिता के पास चली जाती है। जादुई लहंगा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी सहेली रिंकी और मीनू मुझे चोरी करके यहाँ से लेकर गए थे। इशिता को अपनी सहेलियों की करतूतों के बारे में पता चल जाता है और उस दिन से वो कभी भी उन दोनों से बात नहीं करती। इस तरह फिर से सब कुछ पहले की तरह हो जाता है और इशिता अपनी मौसी के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।